ओके चलिए देखिए, अब स्टार्ट करते हैं कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है, कार्बन रेजिस्टेंस क्या होते हैं? तो कार्बन रेजिस्टेंस जो होते हैं स्पेशली डिजाइन रेजिस्टेंस होते हैं, जिससे कि आप जो होते हैं कितना भी रेजिस्टेंस गेन कर सकते हैं। कार्बन रेजिस्टेंस एक स्पेशली डिजाइन रेजिस्टेंस होते हैं जिससे कि आप कितना भी रेजिस्टेंस गेन कर सकते हैं। कार्बन कोड, कलर कोड रेजिस्टेंस इस तरीके के कलर कोड रेजिस्टेंस जो होते हैं इस तरीके के। यस, ये रेजिस्टेंस आपने देखे होंगे, कोई चीज थोड़ी थोड़ी अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट तो इस तरीके के रेजिस्टेंस आपको मिला करते हैं। ये ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं, दो टर्मिनल निकले होते हैं और बीच में पट्टियां बनी होती हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है ना। अब इसमें हम कलर बैंड का यूज करके इन रेजिस्टेंस की वैल्यू बताते हैं कि कितनी वैल्यू है। ठीक है ना, कलर बैंड का यूज करके, जैसा कलर रेड है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, तो उसके लिए आप एक ट्रिक याद कर लीजिए। उसके लिए एक ट्रिक बनाई जाती है, उस ट्रिक का नाम है BBY। BBY, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो इस कलर से, इससे बनते हैं। तो बी का मतलब होता है ब्राउन, का मतलब ब्राउन। ब्राउन को नंबर क्या देना है आपको? 0। ब्राउन को नंबर देना है आपको 0। फिर ब्लैक, ब्लैक को नंबर देना है आपको 1। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक को दिया, यस, हाँ ओके, मैंने मिस्टेक करी है, सॉरी। ब्लैक को नंबर देना है आपको 0, हाँ, ब्राउन को देना है 1, सॉरी। ब्लैक को देना है 0 और ब्राउन को देना है 1। ब्राउन को देना है 1, ओके। तो ब्लैक, ब्राउन 1, देन रेड को देना है 2, ऑरेंज को 3, येलो को 4, ये ग्रे है बेटा, ग्रे को 5। समझ गया ना? तो अब इसके बाद क्या आएगा? ब्लू आएगा। ब्लू देखो 3 भी आ रहे हैं, पहला ब्लैक है, फिर ब्राउन है, फिर ब्लू है। तो ये 6 दे दिया, इसको 7 दे दिया, इसको 8 दे दिया, इसको 9 दे दिया। तो लास्ट में क्या है अपने पास? व्हाइट आया है ना, ये दे दिया। अब इसके बाद जो नीचे जो कलर आते हैं वो एरर के होते हैं, है ना, एरर के होते हैं। जैसे गोल्ड आ गया अगर, तो गोल्ड का मतलब होता है 5% एरर, प्लस करके या माइनस करके। ठीक है ना, इसको टॉलरेंस भी बोलते हैं। सिल्वर का मतलब होता है 10% एरर, सिल्वर का मतलब प्लस माइनस 10% एरर, ओके। और नो कलर में होता है प्लस माइनस 20%। अगर कोई कलर नहीं है तो कितना एरर होगा? प्लस माइनस 20%। क्लियर है ना? हाँ, अगर नो कलर नहीं है, कोई कलर नहीं है, तो प्लस माइनस 20%। सो डोंट वरी, बहुत इजी है। चलिए इसको देखते हैं, कलर कोड की अपन कलर कोडिंग कैसे करते हैं। यस, so a carbon resistance has a band of blue, red, green respectively। तो देख बेटा, एक कार्बन कोड है, रेजिस्टेंस है, कार्बन रेजिस्टेंस है। कार्बन रेजिस्टेंस पहला कलर क्या है बेटा? ब्लू है, और फिर क्या है बेटा इसमें? रेड है, और फिर क्या है? ग्रीन। ठीक है ना। अब इसका मेथड सीखिए। 4 कलर आपको दिए गए हैं, मान लो ABCD, 4। ठीक है ना। तो A का नंबर एज इट इज रख दो, जैसे मान लो रेड है तो 2 रख दिया। बी का नंबर एज इट इज रख दो, समझ गए। अब जो सी का नंबर है वो मल्टीप्लाई करके 10 की पावर में, समझ गए ना। और डी के नंबर को प्लस माइनस करके एरर आया समझ में? एज इट इज ए, एज इट इज बी, सी नंबर 10 की पावर में, और डी जो है प्लस माइनस करके। चलिए तो देखते हैं। पहला कलर दिया है ब्लू, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर नो कलर। तो ब्लू है यहाँ पे, तो क्या आएगा? 6। ब्लू का 6 होता है, रेड का क्या होता है? 2 होता है। फिर ग्रीन है तो मैंने बताया ना 10 की पावर में जाएगा, तो 62 हो गया, और 10 की पावर में जाएगा तो 62 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर में। ग्रीन का कलर क्या होता है? 5। और फिर नो कलर मतलब कितने का? 20%। समझ गया ना? तो आंसर लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ द कार्बन रेजिस्टेंस इज 62 into 10 की पावर 5 ओम विद टॉलरेंस कितना है? 20%। मतलब एरर, समझ गए ना? विद टॉलरेंस 20%। बन जाएगा ना? एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक कार्बन रेजिस्टेंस हैज अ बैंड ब्लू, ग्रीन एंड रेड रिस्पेक्टिवली। तो भैया ब्लू का कलर 6, ग्रीन का कलर 5 और रेड का कलर पावर 2 में जाएगा, तो 65 into 10 की पावर 2। तीन ही कलर, चौथा है नहीं,
प्लस माइनस 20% का टॉलरेंस आ जाएगा। ये समझ में आ गया ना? हाँ सर, ठीक है ना? यस। तो अब ये पोटेंशियोमीटर, बाकी के क्वेश्चन देखते हैं। पोटेंशियोमीटर इसको कर दो बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये भी नहीं पढ़ाया। ये भी पोटेंशियल है, दिस इज आल्सो ड्यू एंड ये भी रहने दो। चलिए, तो ये स्लाइड भी पूरा हुआ अपना। हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इसी टाइप का है। एक कार्बन रेजिस्टेंस हैज अ बैंड रेड, ब्लू एंड ग्रीन। एक कार्बन रेजिस्टेंस के पास जो बैंड है वो क्या है? रेड, ब्लू एंड ग्रीन है। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? 26 × 10⁵। ओके, एग्जैक्टली 26 × 10⁵ और प्लस माइनस 20% का टॉलरेंस कर लेंगे हम। आज दिक्कत नहीं है, 2 मार्क्स का आता है, कर लीजिएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इन हाई टेंशन बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी हाई। एक हाई टेंशन बैटरी मतलब जिसका वोल्टेज बहुत ज्यादा है। हाई टेंशन लाइन देखी होगी ना आपने? तो ऐसे हाई टेंशन बैटरी होती जिसका वोल्टेज बहुत ज्यादा है। कह रहा कि इनका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। इनका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। आंसर, इफ अ हाई टेंशन बैटरी इज यूज्ड इन अ सर्किट हैविंग लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस, बात तो इंटरनल की कर रहा था, आंसर में एक्सटर्नल ले लिया है। यस, गलत है, यहाँ पे इंटरनल होगा। यहाँ पे क्या है? इंटरनल। देखो बेटा, होता क्या है, ये अपने पास बैटरी लगी हुई है हाई टेंशन, प्लस और माइनस, ठीक है ना? और ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या है? इंटरनल। अब देखिए, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, आपको पता है रेजिस्टेंस कम होने से करंट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। करंट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो करंट बहुत बढ़ जाएगी तो हो सकता है करंट इसकी सेफ्टी लिमिट के भी ऊपर चली जाए, तो बैटरी जल जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इन इफ अ हाई टेंशन बैटरी इज यूज्ड इन अ सर्किट हैविंग लो इंटरनल, या इंटरनल कर लीजिएगा रेजिस्टेंस, करंट में गो बियॉन्ड इट्स सेफ्टी लिमिट, इट्स सेफ्टी लिमिट। अगर इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज हाई, then current cannot go beyond the safety limit. समझ गए ना? Yes. So internal resistance of the high tension battery must be high. Clear or not clear? Yes sir. भाई आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा रखना है क्योंकि आप बहुत वोल्टेज भी तो यूज कर रहे हो। हाँ सर, समझ गए ना? बहुत वोल्टेज यूज कर रहे हो, इसलिए आपको इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हाई रखना है। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, ठीक है ना? तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसको ड्यू करिए क्योंकि अभी अपन ने मीटर बेस पढ़ा नहीं है। चलिए, आपने काम की चीज आ गई। व्हाट इज ओम्स लॉ? करा चुके हैं ओम्स लॉ, एक बार फिर से देख लेते हैं। ओके, ओम्स लॉ। देन व्हाट इज ओम्स लॉ? ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड? ऑन दो ही फैक्टर, रेजिस्टेंस और एरिया, लेंथ और एरिया। ओके, ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। चलिए, अब ओम्स लॉ पढ़ते हैं। इफ ऑल द फिजिकल कंडीशंस ऑफ एनी कंडक्टर एज लेंथ, टेम्परेचर एटसेट्रा रिमेन्स कांस्टेंट, अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है, then the current which flows through it is proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor. तो अगर आप ये फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रख रहे हो तो दैट टाइम जो करंट फ्लो होगी वो पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होगी, मतलब V is proportional to I और you can say I proportional to V। समझ में आ गया? हाँ, if I is current in the conductor and V is the applied potential difference, then V is proportional to I, so V equals to R. The R is constant called resistance factor। भाई फैक्टर्स पढ़ ही चुके हैं, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता था, एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता था, है ना? ओके, तो विच का ये कौन सा एरर है? पॉसिबल एरर है। ओके, अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, प्रूफ करना। ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ओम्स लॉ को फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पर प्रूफ करते हैं। मतलब अब हम प्रूफ करने वाले हैं R इक्वल्स टू V इक्वल्स टू RI। ओम्स लॉ हम प्रूफ करने वाले हैं, अभी तक प्रूफ नहीं किया, अभी तक सीधे पढ़ा कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है। अब ओम्स लॉ आया कहां से, इसका एक्चुअल प्रूफ क्या है वो देखते हैं। कह रहा है डिटरमाइन द
formula for specific resistance in the terms of free electron density and relaxation time, और साथ ही साथ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी डिराइव करो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अपन ने केवल रो सीखा है, इसका फॉर्मूला होता है m अपॉन n e स्क्वायर टाउ करके। अब वो उसको हम डिराइव करना चाह रहे हैं। चलिए काम करते हैं इसको। कंसीडर कंडक्टर ऑफ लेंथ l, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, हैविंग n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। चलो भाई, तो एक कंडक्टर ले लो, बढ़िया, इसको डिराइव करता हूँ बेटा मैं। देखो, एक आपके पास कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेंथ कितना है बेटा? स्मॉल है। इसके अक्रॉस आपने कितनी पोटेंशियल लगाई है बेटा? V वोल्टेज आपने इसके ऊपर लगा दिया है। जैसे V वोल्टेज लगाओगे तो इसके अक्रॉस क्या डेवलप हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो झटका मारेगा इलेक्ट्रॉन्स को, पीछे आओ सब लोग, है ना, इधर की तरफ। तो ये सारे के सारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? इसके अंदर होंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बट हम पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, समझ गए ना? तो पर यूनिट वॉल्यूम, मान लो ये यूनिट वॉल्यूम है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? स्मॉल है। तो व्हाट इज स्मॉल एन? स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इन यूनिट वॉल्यूम। बोलो, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है यूनिट वॉल्यूम में? n इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुआ? तो अगर n इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? यूनिट वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन को टोटल में निकालना है, तो अपन कंप्लीट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। n यूनिट वॉल्यूम के हैं तो अपन कंप्लीट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, n इनटू कैपिटल V। V पोटेंशियल नहीं है, वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम बोलिए। देन so total number of electron that is equals to n multiplied by volume equal to area into length। हुआ कि नहीं हुआ? तो कितना आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? NaN। अब चार्ज निकाल लेते हैं, चार्ज है ना। तो चार्ज इक्वल्स टू क्या हुआ करता था? याद करो, टोटल चार्ज Q इक्वल टू n। तो E का मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ करना है, तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मल्टीप्लाई कर दो, NaLE आ गया चार्ज। क्लियर है? तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो कंडक्टर है हमें E इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वोल्टेज V है, लेंथ L है, सो E इक्वल्स टू कितना जनरेट हो गया? E इक्वल्स टू V बाय N, कैपिटल V N इक्वल्स टू इक्वल्स टू V का बन गया मेरे पास। equals to E by N. Okay, so consider a conductor of length L, area of the cross section A having n number of free electrons per unit volume. If potential difference V is applied between the point opposite ends, then equal to V by N. ठीक है ना? अब हम निकालते हैं, हमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे जाना है तो हमें एक्सेलरेशन पे जाना है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ईच फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी। अब हमें निकालना है कि फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा हर इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो अपन जानते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हुआ है, मान लो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू क्यू। तो F इक्वल टू हुआ करता है Q मल्टीप्लाइड बाय Q। तो F Q की जगह सिंगल इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे बेटा? E। एक कूलम्ब चार्ज, इनको चार्ज क्या होता है? E एंड मल्टीप्लाई बाय E। E की वैल्यू क्या बेटा? V बाय N। F इक्वल टू EV बाय N। ओके, EV बाय N। ये हमारे पास आ गई फोर्स की वैल्यू। फोर्स इक्वल्स टू आ गया अपने पास E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, V मतलब पोटेंशियल, अपॉन L मतलब लेंथ। तो ये अब नेक्स्ट तो यहाँ तक क्लियर है? यस। तो हमने यहाँ पे अब निकाल लिया है फोर्स निकाल लिया EV बाई L। बेटा EV बाई L से अब हम निकालने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। क्या निकालने चाहिए? एक्सेलरेशन। हम लोग जानते हैं न्यूटन के लॉ से F इक्वल्स टू क्या होता है? ma।
तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एफ बाई एम। तो बेटा फोर्स की वैल्यू रख दो, फोर्स की वैल्यू कितनी निकली अपनी, ईवी बाई एल अपॉन एम। तो कितना आ गया, ईवी बाई एल एम। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका है। ओके, ये देख लीजिए ईवी बाई एल एम। ठीक, हाँ सर। If the time interval between two successive collision relaxation time is tau, then drift velocity। अब ये डेरिवेशन हम बाद में पढ़ लेंगे, पढ़ाना तो पहले था बट छूट गया है ना, तो ये यहाँ से आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन। अब वैसे कोई मुश्किल नहीं है, निकाल के दिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए आपको याद होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है एवरेज वेलोसिटी होती है। तो पार्टिकल जब चलता है तो जब एक पार्टिकल से टकराने और दूसरे टकराने के बीच, दो पार्टिकल पे टक्कर के बीच का माहौल देखो, स्टार्ट होता है 0 से और फिर यहाँ तक ये वेलोसिटी कितनी एक्वायर कर लेता है, वीडी। तो लगा तो वो लॉ, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस kt, v इक्वल्स टू u प्लस kt। तो v फाइनल वेलोसिटी कितनी है, vd। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। एक्सेलरेशन है a और टाउ को क्या बोलते हैं, टाउ t को रिलैक्सेशन टाइम, है ना। टाउ को अपन क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो vd इज इक्वल्स टू क्या हो गया, a इनटू 2 a इनटू टाउ। ओके, a इनटू टाउ। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में क्या दे सकता हूं, देखो भाई एक्सेलरेशन अपन ने निकाला था, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हुआ था यहाँ पे, f बाई m इक्वल टू ev बाई l। यस और नो, हाँ तो वैल्यू पुट कर दो, उसको लगना कुछ नहीं है। तो vd इज इक्वल्स टू v अपॉन ml इनटू टाउ, टाउ गया ev अपॉन ml है ना, टाउ आ गया, ये आ गई अपनी ड्रिफ्ट, क्या आ गई अपनी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो ठीक है, वेलोसिटी भी आ चुकी है, यहाँ तक हम पहुंच गए, ठीक है ना। अब हमें किसकी एंट्री करवानी है, करंट की, क्योंकि करंट की एंट्री के बिना कुछ काम होना नहीं है। तो करंट का जो रिलेशन हुआ करता है वो क्या होता है, करंट का रिलेशन I इक्वल्स टू NEAVD, ये होता है करंट का रिलेशन, I इक्वल्स टू NEAVD। ठीक है, ये अभी याद कर लीजिए आप, ये भी एक प्रूफ है ना। अभी इसको आप याद कर लीजिए कि करंट की रिलेशन ये हुआ करती है। भाई हमने किया क्या, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी तक कैलकुलेट कर लिया। अब हमें करंट की रिलेशन में इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है। तो करंट की रिलेशन होती है, देखिए करंट की रिलेशन होती है I इक्वल्स टू NEAVD। तो N हो गया, E हो गया, A हो गया, VD की वैल्यू क्या निकाली अभी अपन ने, EV अपॉन LM, है ना, EV अपॉन LM टाउ, EV टाउ अपॉन LM, है ना। करंट की जो रिलेशन निकाली अपन ने, VD टाउ अपॉन LM। तो यहाँ पे पुट कर दो E टाउ, V मतलब कैपिटल V, वोल्टेज, टाउ अपॉन क्या भैया, L, EV टाउ अपॉन L, और ठीक है ना। तो EV टाउ अपॉन L की वैल्यू यहाँ पे पुट कर, क्लियर है। अब इसको एडजस्ट कर लो बेटा, क्या हो गया, n की जगह n, e into e क्या हो गया, e स्क्वायर, बोलो यस। और यहाँ पे भी टाउ, क्लियर है ना, यहाँ पे हो गया टाउ, और यहाँ पे क्या कर दो बेटा n, और अलग किसको कर दो बेटा, यहाँ पे i है और v को आप ले जाओ i के नीचे, v को कहाँ ले गया, i के नीचे। तो क्या बन गया, n बन गया, e स्क्वायर बन गया, इधर टाउ बन गया, m बच गया। अब इधर क्या बचा बेटा, इधर बच गया मेरे पास एरिया और बोलो ये सब क्लियर होगा। अब इस पूरे रिलेशन को पलट दो, अगर आप तो पूरे रिलेशन को पलट दोगे तो v अपॉन i इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ और l बाई a, इसको नंबर a दे दो, बोलो यस। अब आइए हम जानते हैं कि हमारे पास जो ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ हमारे पास क्या हुआ करता है, v इक्वल्स टू r i। ओम्स लॉ हमारे पास हुआ करता है v इक्वल्स टू r i, ये ओम्स लॉ हमारे पास होता है। तो ओम्स लॉ हमारे पास हुआ करता है v इक्वल्स टू r i, क्लियर। जहां पे v इक्वल्स टू r i, तो v इक्वल्स टू r i, ठीक है, v इक्वल्स टू r i। तो यदि ओम्स लॉ को हमें प्रूफ करना है तो v इक्वल्स टू, यहाँ से i को इधर कर दीजिए, तो m अपॉन n e स्क्वायर टाउ
यहाँ पे L अपॉन A इंटू I। यस सर, हाँ सर, ये पूरा का पूरा जो है ये कहलाता है रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। तो ये हो गया प्रूफ, V इज इक्वल्स टू R I, V इक्वल्स टू R I। ठीक है, V अपॉन I इज इक्वल्स टू M अपॉन N स्क्वायर L बाई A। बट हम लोग जानते हैं कि V अपॉन I इज इक्वल्स टू R होता है, तो R इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? ये पूरा का पूरा बॉक्स जो है M अपॉन N स्क्वायर टाउ L बाई A क्या बन जाएगा? R। तो इसको यहाँ ले आएंगे तो ये प्रूव हो गया V इक्वल्स टू R। समझ गया ना? दिस इज ओम्स लॉ। ये जो आया है आपके पास यही आपका ओम्स लॉ है। इसको V अपॉन I कर दिया, इसको R बोल दिया, यही क्या है? ओम्स लॉ। ठीक है ना? वो अपने अपने तरीके, आप कितने भी तरीकों से लिख सकते हैं। अब ये हमसे कह रहे थे कि रेजिस्टिविटी बताओ। क्या बताओ? रेजिस्टिविटी। तो आ जाओ पकड़ो रेजिस्टेंस। बेटा रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या है? N अपॉन N स्क्वायर टाउ और यहाँ पे L बाई A। और दूसरी तरफ हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। बोलो बेटा। यस सर, यही पढ़ा है। तो अगर दोनों को कंपेयर कर लो तो रेजिस्टिविटी किसके खाते में आ रहा है? रो के खाते में आ रहा है, आ रहा है ना? तो हम क्या लिखेंगे? रो इज इक्वल्स टू M अपॉन N स्क्वायर टाउ। क्लियर ना? आ गया ना? रो अपॉन M स्क्वायर टाउ। ये हो गया अपने पास रेजिस्टिविटी। तो ये रेजिस्टिविटी वाली बात पूरी हो गई, ये रेजिस्टिविटी भी आ गई हमारी। ठीक है ना? तो यहां से yes. So R is inversely proportional to L by E होता है। yes, R equals to L by E, तो कंपेयर करने के बाद क्लियर है? yes, sir. चलिए ओके, अब नेक्स्ट रिलेशन हमको करना है ये वाला, करंट द रिलेशन बिटवीन करंट एंड विल एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वेलोसिटी। मतलब हमें I equals to NEAVD करना है। ठीक है ना? आई, तो इसको हम प्रूव करा देते हैं। I equals to NEAVD, बहुत ही सिंपल रिलेशन है, बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि अभी अपन ने देखा था। एक अपने पास कंडक्टर है, उसकी लेंथ कितनी है बेटा? L। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A। ठीक है ना? क्रॉस सेक्शन एरिया A है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा प्लस से लेके माइनस और इलेक्ट्रॉन चलेंगे माइनस से लेके प्लस और V वोल्टेज लगा हुआ है। यस सर। ओके, तो करंट की वैल्यू क्या होती है बेटा? I इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q अपॉन T। यस सर। हाँ, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन मैंने बताए थे? N। तो पर यूनिट वॉल्यूम में N इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए थे बेटा बताओ? NaL। याद आया? NaL। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू टोटल चार्ज NaL इंटू E, क्योंकि Q इक्वल टू N हो गया अपॉन T। अपॉन T को अपन क्या बोलते हैं बेटा? देखिए T इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, यहाँ पे T इज इक्वल टू मतलब कितना टाइम लगा। अपन को यहाँ पे टाइम की वैल्यू बतानी है कि इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो टाइम की वैल्यू रखनी पड़ेगी। देखो बेटा ये टोटल लेंथ क्या है? L, और इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से चलता है? VD से, है ना? तो अपन ने बचपन में ही फार्मूला पढ़ रखा है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है बेटा, यहाँ पे I इज इक्वल्स टू NaL इंटू E अपन टाइम की जगह नहीं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? L। रास्ता कितना बड़ा है? L ही तो है। हाँ सर। अपॉन VD क्या आ जाएगा? VD, तो VD पलटी मार के नीचे से तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर पर। L से L कैंसिल, बस आ गया रिलेशन I इक्वल्स टू NEAVD। समझ में आ गया? I इक्वल्स टू NEAVD बेटा, है ना? तो N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डन? ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारा I इक्वल्स टू N अपॉन L है ना? ये L बाई T को VD कर देगा, तो NaE यहाँ पे क्या देगा? ठीक है ना? तो एक बार देख लेते हैं इसकी भाषा में। कंसीडर कंडक्टर ऑफ लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन A है एंड बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना है? AL। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NaL, टोटल नंबर ऑफ चार्ज NaLE,
ओके, नाउ कंडक्टर जॉइंट पोटेंशियल V से है, समझ गए ना? Yes, sir. जिससे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या मिल जाती है, इसको Vd मिल जाती है। Yes, sir. अब चलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाइम इज इक्वल टू लेंथ अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाँ सर, ये वाला टाइम इज इक्वल टू लेंथ अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो टाइम की जगह क्या आएगा, L by Vd आएगा, है ना? तो यहाँ पे T की जगह क्या रख दो, L by Vd। तो N A E L और नीचे L by Vd पर की मार करके ऊपर, तो L से N कैंसिल, आंसर। ओके, ई भी था, भूल गए, सॉरी, यहाँ पे ये देखो ई था ना, तो आंसर क्या आ गया, NEA। क्लियर? हाँ सर, तो ये तो चलिए यहीं पर फिनिश लेक्चर। 2-3 अपन ने डेरिवेशन बहुत तगड़े तगड़े कर लिए हैं, आप धीरे ही इसको करके लिखे आने। डन? एनी प्रॉब्लम? नो सर।